क्लास को हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं और इस क्लास को हम कंफर्म कर दें कि हम यूपी टेट और सुपर टेट दोनों की प्रिपरेशन के हिसाब से लेकर चल रहे हैं। दोनों के सवालों को हम कवर कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम यूपी टेट के सभी स्तरीय सवाल और सुपर टेट के स्तर का सवाल हम यहाँ पर कवर करें। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि जब भी कभी आप किसी एक केंद्रित मतलब सेंट्रलाइज पर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो वह कहीं भी अच्छा नहीं होता है। जब आप इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन सोच रहे हैं तो आपको इसके आसपास की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो आपकी DSSB का एग्जाम हो, चाहे KVS का एग्जाम हो, चाहे BPSC का एग्जाम हो, चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, मतलब सभी जो टीचिंग्स के एग्जाम्स हैं उन पर आपको फोकस बनाना चाहिए। सभी लोग इस सेशन से प्रॉपर जुड़े, क्लास के लिए अच्छे से तैयार हो जाइए, पेन कापी उठा लीजिए। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि हम इन सारे PDFs को आपको प्रोवाइड करते रहें। पहले सवाल से आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला सवाल बोर्ड पर है, बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंफर्म करिए। 3 वर्ष पहले ए है, बी है और सी है, 3 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु 29 साल है। 3 वर्ष पहले थी, मतलब आज नहीं है, 3 साल पहले थी। 5 वर्ष पहले, ये लिखा यदि 5 वर्ष पहले, मतलब आप 3 साल पहले सो, जैसे आज 2025 चल रहा है तो 3 साल पहले 2022 था और 5 साल पहले 2020 था कोरोना वाला। इस तरह से देखा जाता है, क्योंकि हम जब कभी भी एज के सवाल देखते हैं तो सारी गणनाएं, सारे कैलकुलेशंस हमेशा और हमेशा प्रेजेंट पर अर्थात वर्तमान पर आधारित होते हैं। जैसे आपसे सवाल कहा है कि 3 साल पहले ए, बी और सी की औसत आयु 29 साल थी और 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु 23 साल थी। हमसे ए की वर्तमान उम्र पूछा। आइए मैं आपको समझाता हूं करना कैसे है। ए वर्तमान स्थिति है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। हम 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं और हम 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, हम दोनों की बात कर रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व की। लेकिन जो भी हम करेंगे यही वर्तमान से ही कंसीडर करेंगे। वर्तमान से ही 3 साल पहले और वर्तमान से ही 5 साल पहले की बात करते हैं। अगर हम 3 वर्ष देख रहे हैं पहले, तो 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है, सी है। अगर तीनों की आयु का औसत 29 है, क्योंकि हम सबको पता है कि औसत जो होता है, औसत योग बटा संख्या होता है, ठीक है। इसलिए कभी भी अगर आपको जैसे योग निकालना है तो औसत गुणे संख्या कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर योग करना है तो आप 29 गुणे 3 कर दीजिए। 3 9 27 होता है, 3 दूना 6 2 8 होता है, 3 9 27 होता है, 3 दूना 6 2 8 होता है। 87 यहाँ पर तीनों की आयु का योग था, ABC की। कब था? आज से 3 साल पहले। जबकि इसने एक चीज और कहा है कि आज से ही 5 साल पहले, क्योंकि वो कहेगा नहीं लेकिन हम मानेंगे कि बात आज से ही कर रहा है। 2 व्यक्ति हैं, बी और सी। तो बी और सी की जो आयु का योग रहा होगा वो आपका कितना रहा होगा? 23। तो आयु का औसत अगर 23 था तो योग 46 था, योग 46 था। अब क्यों 46 था? क्योंकि 23 में 2 व्यक्ति, मतलब 23 औसत 2 व्यक्ति का था। 23 दूना 46 कर दीजिए, जबकि यहाँ पर 29 गुणे 3 87 था। अब हमसे अगर ए की उम्र लेनी बतानी है तो हम यहाँ पर सबसे पहला काम बी और सी को लेकर आएंगे। अब आप खुद सोचिए, यहां से और यहां तक में कितने साल का गैप है? 2 साल का। अगर दो लोग 2 साल पहले 46 के थे तो 2 साल बाद अर्थात यहां पर वही बी और सी अपनी उम्र में दो दो अर्थात 4 जोड़ करके 46 4 कितना हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। करेक्ट है? यस। अब इस समय अगर आप खुद सोचिए, आज से 3 साल पहले अगर 3 व्यक्ति की आयु के जोड़ 87 था, जिसमें उन 2 व्यक्तियों की आयु का जोड़ 50 था, तो जो बचा तीसरा व्यक्ति जिसका नाम ए रहा होगा, ए की उम्र 87 से 50 घटाने पर 50 30 80 37 रहा होगा। कितना रहा होगा? 37। लेकिन 37 कब रहा होगा? 37 रहा होगा 3 साल पहले। अब अगर ए की उम्र को आप वर्तमान में लाना चाहते हैं तो इसमें हम 3 जोड़ेंगे, तो 37 में 3 जोड़ने से ए की उम्र इस समय कितनी हो जाएगी? 40। तो 40 इसकी उम्र है, जो कि बी ऑप्शन में आपके सामने है। और आप में से जितने लोग हमें बता सकते हैं इसका आंसर जरूर कंफर्म करते चलिए। आशा करता हूं सबको समझ में सवाल आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हिना एक दुकान पर, ध्यान दीजिएगा, गई, एक दुकान पर जाती है और एक सोफा खरीदती है। हिना एक दुकान पर जाती है और सोफा खरीदती है। इस पर उसे 30% की छूट मिलती है, उस सोफे पर उसे 30% की छूट मिलती है। लिखा होगा यदि उसे 35% छूट मिलती, 30% की छूट तो मिली है, लेकिन अगर उसे 35, जैसे हम सबकी इच्छा होती ज्यादा छूट मिले, तो हमने कहा कि 30% की छूट उसे मिली है, लेकिन अगर उसे 35% की छूट मिलती तो वह 2,000 रुपए अधिक बचा लेती, 2,000 रुपए ज्यादा बचा लेती। मतलब हम चाहते हैं भाई, ये हम सब की इच्छा होती है कि हम ज्यादा छूट प्राप्त करें। 30 तो दुकानदार दे रहा था, बट अगर हमें 35 मिला होता तो हमें 2,000 का बेनिफिट हो जाता, 2,000 हमें कम पेमेंट करना पड़ता। तो उसने सोफे के लिए कितना भुगतान किया था, ऐसे समझिएगा।
अब आप ऐसे समझिए, जो छूट होती है वो एमआरपी पर होती है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य अगर 100% था तो 30% की छूट दुकानदार ऑफर कर रहा था, 30% की, ठीक है, मतलब उसको 70% में उसने दिया होगा, दे रहा था दुकानदार। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम कह रहे हैं कि उसने 35% की छूट मांग ली, तो एक प्रकार से वह 65% पर सामान को मांग रही थी, इस प्रकार से। अब सुनिए सवाल क्या कह रहा है, इसको पूरी वर्डिंग को सुनिएगा। इसने कहा 30% की मिली है, अर्थात उसने 70% में वस्तु को खरीदा है, इतने में खरीदा है। बट किसी ने उससे कहा कि तुम्हें अगर यहां से यहां तक का गैप अर्थात 5% और छूट मिली होती तो आपको 2000 का बेनिफिट मिलता। तो जो 5% का मान है वो 2000 के बराबर है। 5% का मान 2000 के बराबर है। हमें ये नहीं पता करना है कि उसने कितने, दुकानदार ने कितना बताया था, हमें ये पता करना है कि उसने कितने में खरीदा था। उसने 70% में सामान को खरीदा था, 70% में। 5 से इसको डिवाइड करिए, 5 14 पंच 70, 14 दूना 28, तो वह उस वस्तु को 28,000 में खरीद कर लाई थी। अगर वहीं पर उसके किसी और साथी ने कहा कि तुम्हें अगर 65 मिल गया होता, मान लीजिए अगर उसे 65 रुपए 65% छूट मिलती, तो 28 में 2000 कम कर देते तो 26,000 में खरीद लेती। दुकानदार ने कितना बताया होगा? दुकानदार ने बताया होगा, आप खुद सोचिए, 5% बराबर अगर 2000, 40,000 रुपए बताया हो, क्योंकि 100% का मान निकालते, 5 से डिवाइड करते 20 होता, 20 दूना 40,000 दुकानदार खुद बताया है। 28,000 में वो लेकर आई है, क्योंकि उसे 30% की छूट मिली है। 5 और बढ़ जाती तो वह 26,000 में उस सामान को खरीद कर लाती। तो फिलहाल जो पूछा था उसके हिसाब से राइट सोल्यूशन देखिए आपका क्या है, 28,000 रुपए है, जो कि आपको विकल्प ए में दिख रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका डन होता है। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक नाव है, एक नाव, नाव में सब बैठे होंगे, अगर माघ मेला कोई आया है तो पक्का बैठा होगा। एक नाव की धारा के प्रतिकूल गति, जब धारा के अगेंस्ट हम चलते हैं, 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, 42 किलोमीटर पर आवर है। स्थिर जल में, शांत जल में नाव की जो गति है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल जब चलते हैं तो हमारी चाल प्रभावित होती है, कम हो जाती है। जैसे अगर नाव की शांत जल में चाल, शांत जल में चाल अगर नाव की यक्स है, ठीक है, धारा की चाल, धारा मतलब जिस पानी के अंदर वो चल रहा है, धारा की चाल अगर वाई है, तो धारा की चाल अगर वाई है तो अनुकूल चाल, अनुकूल चाल यहां पर अनुकूल चाल अगर u है तो आप u बराबर क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई कर दीजिए। और प्रतिकूल चाल मतलब क्या होता है, जब धारा के विपरीत चला जाता है तो प्रतिकूल चाल हो जाता है b बराबर x माइनस वाई कर दीजिए। अनुकूल चाल u बराबर x प्लस वाई और प्रतिकूल चाल b बराबर x माइनस वाई। इस तरह से जैसे हम अपनी एक्चुअल चाल में जो हमारी होती है, जो शांत जल में चाल है, उसमें जब धारा की चाल को जोड़ते हैं तो अनुकूल चाल मिलती है, और जब धारा की चाल को घटाते हैं तो प्रतिकूल चाल मिलती है। हमसे पूछा नाव की धारा के अनुकूल गति कितनी है, धारा के अनुकूल किस गति से चल रही है। अब सुनिए मैं आपको समझाता हूं। ये जो दिया है 42, ये प्रतिकूल चाल है, जो कि कितना है, 42 है, करेक्ट है। शांत जल में उसकी चाल कितनी है, आप खुद देख रहे हैं, 54 है। समझ रहे हैं? ये चाल कैसे आई? इसलिए आई क्योंकि इसमें जो धारा की चाल रही होगी घटी होगी। तो धारा की चाल कितनी है, y है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि 54 माइनस वाई बराबर 42 हो गया। अर्थात अगर आपको y का मान निकालना है तो 54 माइनस 42 करना होगा, अर्थात यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 और 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एक इसकी चाल होगी भाई धारा की। लेकिन हमसे पूछा है धारा की अनुकूल चाल। अनुकूल चाल में आपको क्या करना पड़ता है, शांत जल में जो चाल है उसमें धारा की चाल जो आई है उसको जोड़ना पड़ेगा। तो 54 में 12 जोड़ दीजिए तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा उस नाव की, मतलब उस नाव की अनुकूल चाल होगी, जो कि पहले विकल्प में आपके सामने है। तो थर्ड क्वेश्चन 66 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब थर्ड क्वेश्चन आपके सामने करेक्ट आंसर होगा, जो अक्सर आपको सवालों के रूप में दिख जाता है। ये सवाल पैटर्न को तैयार करना जरूरी है। कह रहा है प्रथम, सुपर टेट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य, माध्य मतलब औसत, अर्थात योग बटा संख्या। दरअसल ये जानता है कि हमें अगर पद पता हो और हम उसको जोड़कर संख्या से भाग कर लेंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं। बट वो हमारी परीक्षा ये लेना चाहता है कि क्या आपको पहली 10 अभाज्य संख्याएं कन्फर्म हैं। तो पहली 10 अभाज्य संख्याओं में भी उसको बहुत कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि आप सबको पता होता है कि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं
जो स्वयं से कटती एक से कटती हैं उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा नहीं होता है। लेकिन कंफ्यूजन यह है कि पहली अभाज्य संख्या कौन है। तो आपको भी कंफर्म है कि नहीं, तो सबको बता दूं कि पहली अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है। कितनी हो गई? 3 3 6 1 7। 17 के बाद क्या? 19 है, फिर 23 है। कितनी हो गई? 3 3 6 1 7 2 9। 23 के बाद कितना हो जाएगा? 29। 23 के बाद 24 25 26 27 28 29 29 हो गया। इस तरह से सारी अभाज्य संख्या हमने निकाल दिया। अब सारी अभाज्य संख्या, इसमें और कोई पैटर्न काम नहीं करता, यही तरीका काम करता है जो मैंने आपको बताया। अब सबको आपको जोड़ना पड़ेगा। भाई हमें योग बटा संख्या करना है। 3 2 5, 5 5 10, यहाँ तक 10 हो गया। ठीक है, 13 7 20, 20 ले लीजिए। ठीक, 20 10 कितना हो गया? 30। 29 और 11 मिलकर 40, 40 कर दीजिए। मतलब ये 40 है, ध्यान दीजिएगा, 40 ले लिया। और 13 7 हमने 20 ले लिया, और इसको हमने 10 कर दिया। चलिए, 17 और 23, ये भी आपका कितना है? 17 और 23 मिलकर के आपका, ये भी आपका 40 हो जाएगा। ये 40 हो गया। देखिए, ये तीनों मिलकर 10 है, ये दोनों मिलकर 20 है। ठीक, ये इसके साथ मिलकर के 40 है। भाई ये समझ रहे हैं, ये भी इसके साथ मिलकर के 40 है। इतना हो गया। तो 40, अभी एक बच रहा है शायद, मतलब लगभग कंप्लीट हो गया सब। ये 19 बच रहा है। 19 का कोई साथी नहीं मिल पाया। 19 का भी एक साथी मिल जाता तो बढ़िया था। चलिए 19 का भी साथी ढूंढ देते, कोई ऐसी बात नहीं, और उसी हिसाब से उत्तर भी है। 2 3 5 5 10 हो गया। ठीक है, 7 और 13 मिलकर 20 हो गया, ये कर दिया। 11 और 29 मिलकर 40 है। 17 और 23 भी मिलकर के 40 है। 19 बचा हुआ है। 40 40 80 20 100 110। 110 में अगर 19 जुड़ेगा तो 129 हो जाएगा योग बटा संख्या में आप 10 से भाग कर दें तो 12.9 इसका राइट सोल्यूशन होगा, जो कि सी विकल्प में आपको दिया है। करेक्ट है। ये चौथा सवाल आपके लिए करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुलक, बहुलक मतलब मोड, किसी भी कलेक्शन में जिस पद को हम सबसे ज्यादा बार देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको कुछ लोगों की आयु दूं, 14 15 13 14 12 18, ठीक है, ऐसे मैंने कुछ लोग की उम्र दी। ये कितने लोग हैं? 6 लोग। अगर मैं पूछूं बहुलक क्या है, तो आप कहोगे बहुलक 14 है, क्योंकि जो ज्यादा बार आता है किसी समूह में वही बहुलक कहलाता है। हमसे कह रहा बहुलक है 24, इसको हम अक्सर जेड से प्रेजेंट करते हैं। और माध्य और माध्यिका का अंतर है 64, तो माध्य का मान आपको बताना है। नियम होता है, मैं आपको बता दूं, बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, मीडियन मतलब माध्यिका, ठीक है, -2 इंटू मीन, मीन का मतलब माध्य। ये नियम होता है। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य। ये हमको जानना चाहिए, इसको समझना चाहिए। हमसे माध्य का मान पूछा है, इस केस में माध्य का मान पूछा है। आइए हम कंफर्म करते हैं, बताते हैं कैसे इसको ट्राई करना है, क्या इसका प्रोसेस होता है। माध्य माध्यिका का अंतर दे रखा है और बहुलक दे रखा है। हमसे माध्य की वैल्यू पूछ रहा है कि माध्य की वैल्यू क्या हो जाएगी। आप लोग इसको समझिएगा, एक जैसे हम सेट कर देंगे, क्योंकि हमें माध्य निकालना है और हमें बहुलक पता है, तो हम चाहेंगे कि हमारी माध्यिका भी माध्य हो जाए। तो यहां से आप माध्यिका लिख सकते हैं, क्या उधर जाएगा तो माध्य -64 लिख सकते हैं। भाई अगर माध्य को x माना है, माध्यिका को m माना है, बहुलक तो z है ही है, तो माध्यिका उधर जाएगी, 64 उधर जाएगा, तो x -64, अर्थात x को हमने अक्सर x बार माना जाता है, लेकिन चलो हम x मान लेते हैं, तो x -64 हो गया। तो z की जगह आप 24 कर दो, 3 गुणे माध्यिका की जगह आप लिखो x -64, लिख दिया, -2 इंटू माध्य, फिर से x रहने देते हैं। अब आप पूरा पूरे हल करिए, लिखिए 24 बराबर 3 x मतलब माध्य, -3 चौके 12 3 छंगे 18 1 19 192, 3 चौके 12 3 छंगे 18 -2x कर दिया। ठीक है, आपको समझ में बातें आ रही हो। इसको इधर लाके जोड़ दीजिए पहले, 4 2 6 9 2 11 1 1 2 216 हो गया, बराबर इधर कितना है आपको सोच लीजिए, ये x हो जाएगा ना। तो x बराबर कितना आ रहा है? 216, जो आपको डी ऑप्शन में दिया है। तो माध्य यहाँ पर 216 है, जो करेक्ट आंसर है। सांख्यिकी का एक बढ़िया सवाल है, अगर देखा जाए तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आप सभी लोग तैयार करिएगा। मोहन 50 मीटर भुजा के एक वर्गाकार उद्यान मतलब बगीचे के चारों ओर प्रतिदिन 4 चक्कर लगाता है। ठीक है, एक वर्गाकार मैदान है, उद्यान है, बगीचा है, जिसकी भुजाएं प्रत्येक 50 है। ठीक है, 50 50 50 मीटर है। मोहन क्या करता है? चारों ओर 4 चक्कर प्रतिदिन लगाता है, एक दिन में 4 चक्कर लगाता है।
उसके द्वारा प्रतिदिन कितनी दूरी तय की जाती है बताना है। कंफर्म तो हो गया। अगर वह एक चक्कर, मोहन यहाँ पर है, एक चक्कर किया, तो मोहन द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी 50 गुणे 4 होगा, मतलब 200 होगा। 200 मीटर तो वह एक चक्कर में जाता है। ठीक, अगर वह प्रतिदिन 4 चक्कर लगाया तो गुणे 4 कर दीजिए, इसका मतलब वह 800 मीटर प्रतिदिन टहलता है। थोड़ा सा और अच्छा सवाल बनाना चाहिए, थोड़ा और बड़ा करना चाहिए, एक सप्ताह में कितनी दूरी, या कुछ ऐसे हमको पता करना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर चाहे तो चाल दूरी समय का भी सवाल बना सकते हैं, इतना समय लेता है तो इतने दिन में, मतलब ऐसा कुछ पूछ सकता है। फिलहाल इस सवाल का उत्तर आपका 800 मीटर है, आराम से आंसर कर सकते हैं। एक मैदान का परिमाप, फिर से मैदान है हमारे पास, और मैदान अभी कंफर्म नहीं पढ़ते पूरा, जिसकी चारों भुजाएं वर्गाकारी, उस मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये देखिए इसी तरह का एकदम सेम क्वेश्चन है। मैदान वर्गाकार है क्योंकि सभी भुजाएं क्या है, बराबर है, चारों भुजाएं। तो परिमाप होगा, अगर सभी भुजाओं को हमने ए मान लिया, सभी भुजाओं को ए मान लिया, अगर सभी भुजाएं ए हैं तो परिमाप हो गया 4a। ठीक, परिमाप की जगह 80 कर दो, 80 बराबर 4a कर दें, 4 से इसको काट दें तो a बराबर कितना हो जाएगा, 20। a बराबर 20, अर्थात भुजा हो गई 20। और सबको बता दूं कि एरिया जो होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, वर्ग का जो एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, अर्थात 20 का वर्ग आप कर दीजिए तो 400 मीटर स्क्वायर। ए हो जाएगा सी विकल्प राइट सोल्यूशन। आप सभी लोग इस सवाल का करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं। सी विकल्प 400 मीटर स्क्वायर इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। एक समांतर चतुर्भुज है, देखिए ये सब एडवांस के सवाल आ रहे हैं। एक समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम अंग्रेजी में कहा जाता है, विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एक विकर्ण, जैसे पहले इसको बना दे, एबीसीडी में एक विकर्ण बीडी खींचा गया है, ये विकर्ण है। इस प्रकार बने हुए त्रिभुज हैं। अब आपको त्रिभुज के बारे में जानना है। मैं आपको बता दूं, अगर त्रिभुज मतलब हमारा समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की स्थिति ये होती है कि जो एक विकर्ण बनता है, तो विकर्ण क्या करता है, दो समान त्रिभुजों में इसको डिवाइड कर देता है। अब इसने हमसे कहा कि दो समान त्रिभुजों का मतलब उनके क्षेत्रफल समान होते हैं। इसने कहा कि ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, समरूप होंगे, पहले दूसरे दोनों होंगे। अब इसको थोड़ा समझिएगा। पहले अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो यह कोण इस कोण के बराबर, विपरीत कोण समान होते हैं, संगत कोण 180 डिग्री बनाते हैं। अब आप समझो, अगर मेरे पास दो त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ए बी डी है एंड त्रिभुज बी सी डी है, करेक्ट, दो त्रिभुज हैं। आपने नोटिस किया होगा इन दोनों त्रिभुजों की स्थिति क्या है, यह भुजा इस भुजा के बराबर है, यह भुजा इस भुजा के बराबर है, उनके बीच का एक कोण बराबर है ना। तो यहां पर लगेगा यस ए यस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, मतलब किन्हीं दो त्रिभुजों की अगर दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण समान है तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी सी डी के, करेक्ट है। दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए। अगर त्रिभुज सर्वांगसम है, कोई भी त्रिभुज, अगर देखिए सर्वांगसम कुछ भी है, ठीक है, जितने भी सर्वांगसम होते हैं सबके सब समरूप होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सभी समरूप सर्वांगसम हो। इसलिए अगर त्रिभुज को मैंने सर्वांगसम प्रूव कर दिया तो वह सर्वांगसम भी है, समरूप भी है। इसका मतलब पहला और दूसरा हम दोनों लगा सकते हैं। जैसे अगर कभी किसी दो त्रिभुज को आपने समरूप प्रूव कर दिया तो जरूरी नहीं कि वो सर्वांगसम हो, लेकिन अगर सर्वांगसम प्रूव कर दिया तो ये मस्ट है कि वो दोनों समरूप होते हैं। इसलिए आपको सी विकल्प लेना पड़ेगा करेक्ट आंसर के रूप में। तो 8वें सवाल का राइट सोल्यूशन होता है। एक बहुभुज है कि सभी आंतरिक कोणों का योग 1080 है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताएं क्या होगा। कोई बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, कोई भी बहुभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, कुछ भी हो, सभी अंतः कोणों का योग, कोई बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग n-2 भुजाओं की संख्या गुणे 2 -2 गुणे 180 होता है, बराबर 1080 कर दीजिए। ठीक है, 1080। तो आप इसको इससे खत्म कर दीजिए, 18 छक्के होता है, n-2 बराबर 6 कर दीजिए, n बराबर 8 कर दीजिए। ठीक है, n बराबर 8 है तो भुजाओं की संख्या पहला ऑप्शन है 8 है, करेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं। किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग अगर 1080 है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या आपकी कितनी होगी बताएं, 8 हो गई, करेक्ट आंसर है। चॉकलेट पर पॉकेट मनी का 1/4, कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है कोई बच्चा है जो चॉकलेट पर अपनी पॉकेट मनी का 1/4 और पिज्जा पर 1/8 हिस्सा खर्च करने के बाद, लड़का नहीं लड़की है,
ठीक है, पिज्जा तो हम सबको पसंद है, मुझे भी बहुत है। इसके बाद भी उसे 80 रुपए अभी बच रहे हैं, मतलब ठीक ठाक पैसा उसके जेब में है। उसके पास पहले कितने रुपए थे? पिज्जा बड़ा सस्ता मिल रहा है, देखिए आप लोग के सामने चीजें हैं। एक चौथाई खर्च किया उसने चॉकलेट पर और पिज्जा पर खर्च किया, देखो एक चौथाई खर्च किया चॉकलेट पर, पिज्जा पर 1/8। टोटल अगर 1 है तो उससे हम इन दोनों के जोड़ को घटाएं तो देखें कि उसके पास कितना बचा। लेकिन इसका सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि उसके पास मान लो कि कितना पैसा था, एक चौथाई मतलब 4 और 1/8 का मतलब 8, 4 तथा 8 से कटने वाली संख्या 8 मान लीजिए। 8 अगर उसके पास था तो एक चौथाई करने पर 2 रुपए की तो चॉकलेट खरीद लिया, ठीक। उसके बाद 1/8 मतलब 1 रुपए का पिज्जा खरीद लिया, ठीक। 2 और 3, एक मिलकर 3 खत्म हुआ, अभी भी उसके पास 5 शेष है। इस 5 का मान 40 के बराबर है क्योंकि 40 बचा है उसके पास। 1 का मान 8 हो जाएगा, तो टोटल जो हमारे पास 8 है तो 8 का मान 64 हो जाएगा। अर्थात उसके पास टोटल पैसे के रूप में 64 रुपए थे। उस लड़की के पास 64 में उसने कितना पैसा लगाया होगा चॉकलेट पर, आप खुद सोचिए। 64 का 1/4 करिए 16 रुपए, 64 का मतलब 1/4, 1/8 करिए 8 रुपया पिज्जा कहाँ मिलता है, ठीक है। आप खुद ही सोच लीजिए, तो इस हिसाब से राइट सोल्यूशन है 64 का 1/4 करिए 16 रुपए का ये। तो फिलहाल हमको इससे मतलब नहीं है, लेकिन हम इतना समझ गए हैं कि यहाँ पर 1/8 और 1/4 के बाद मतलब 3 खत्म हुआ, 5 बचा, 5 का मान 40 है, 1 का मान 8 है। टोटल हमारे पास उस लड़की के पास 8 मतलब 64 रुपए रहा होगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। सेशन कैसा लगा, समझ में चीज़ें आई कि नहीं आई, कन्फर्म करिए अपने कमेंट से, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। चैनल ये टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे रहा हूँ, इसको ज्वाइन करे रहिएगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिए मस्ट, जिससे कि हम आपको क्लास और सारी चीज़ों को अपडेट करते रहें। थैंक यू सो मच, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।